नमस्कार, आज है 31 मार्च, दिन शुक्रवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। सरकार ने किया नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान। छूट और सुविधाओं के दम पर 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट का भरोसा। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को सौगात। सुकन्या समृद्धि, एनएससी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीमों की बढ़ गई ब्याज दरें। अनचाही कॉल से छुटकारा मिलना मुश्किल, टेलीकॉम कंपनियों ने किया सरेंडर। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे विश्लेषण। आखिर क्यों कंपनीज कह रही हैं कि अनचाही कॉल से निजात मिलना मुश्किल है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रही शानदार तेजी। निफ्टी 350 अंकों की बढ़त के साथ 17,350 के पार हुआ बंद। सेंसेक्स में 1,000 अंकों का उछाल। एनर्जी, आईटी और बैंक समेत सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में जमकर खरीदारी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना। पीएम डिग्री मामले में लगाया जुर्माना। तो ये थी हेडलाइंस। अब दिन भर और क्या क्या हुआ ये भी जान लेते हैं टॉप न्यूज में। कोरोना वायरस ने फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3095 नए केसेस सामने आए हैं। वायरस के कारण 2 लोगों की मौत की भी खबर है। एक मरीज की मौत गोवा और एक की गुजरात में हुई है। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या भी 15,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 295 नए मरीज मिले हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज एक अहम बैठक की है। गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 का जुर्माना ठोका है। केजरीवाल पर यह जुर्माना प्रधानमंत्री मोदी की एमए की डिग्री मांगने को लेकर लगाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएमओ को प्रधानमंत्री मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। सीईसी ने पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री दिखाने का निर्देश दिया था। भगोड़े खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के साथ मौके से फरार सहयोगी जोगा सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे लुधियाना के पास सानेवाल से पकड़ा गया है। अमृतपाल अपने सहयोगी पपलप्रीत और ड्राइवर जोगा के साथ होशियारपुर से फरार हुआ था। अमृतपाल ने जोगा से कहा था कि वो अपना मोबाइल फोन लेकर भाग जाए। पंजाब पुलिस जोगा सिंह का मोबाइल फोन ट्रैक कर रही थी और उसी आधार पर अमृतपाल की लोकेशन भी ट्रैक कर रही थी। जोगा सिंह ने पूछताछ में बताया कि अमृतपाल ने फोन ऑन करके भागने को कहा था। इस तरह खुलासा हुआ कि अमृतपाल ने पंजाब पुलिस से बचने के लिए जोगा का फोन ऑन करके भागने को कहा और उसे बलि का बकरा बनाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई। हावड़ा के शिवपुर में पथराव की खबरें हैं। इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस दौरान दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हावड़ा हिंसा को लेकर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। ममता ने बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ममता ने कहा कि हावड़ा में हिंसा के लिए हिंदू नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता के बयान के बाद हिंसा हुई। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने हिंसा को लेकर सवाल उठाए। वीएचपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाया। जुलूस पर हमला करने वालों को ममता सरकार बचा रही है। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के नए वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में घरों की छत के ऊपर से लोग शोभा यात्रा पर पथराव करते दिख रहे हैं। वडोदरा के फतेहपुरा में रामनवमी के दिन पथराव हुआ था। शोभा यात्रा पर पथराव के गुनहगारों पर एक्शन भी तेज हो गया है। अब तक 45 आरोपियों पर एफआईआर हो चुकी है। 23 गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी वीडियो से दंगाइयों की तलाश की जा रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सीबीआई और सिसोदिया
पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 24 मार्च को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया फिलहाल सीबीआई के भ्रष्टाचार और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पटियाला जेल में बंद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कल यानी 1 अप्रैल को रिहा हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की रिहाई शनिवार को होनी तय है। सिद्धू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इस बारे में ट्वीट किया गया है। रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने पिछले साल 20 मई को पटियाला कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। अब तक की सजा में सिद्धू ने एक बार भी पैरोल नहीं ली। इसके अलावा कुछ सरकारी छुट्टियों का भी कैदी को लाभ मिलता है। ऐसे में अनुमान है कि सिद्धू इस छूट का लाभ लेकर 1 अप्रैल को जेल से रिहा हो सकते हैं। कानपुर के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की करीब 50 गाड़ियां लगी। कानपुर के अलावा लखनऊ, उन्नाव और दूसरे जिलों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। आग की चपेट में आने से करीब 600 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। इलाके में अभी भी धुआं उठ रहा है। पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की जा रही है। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। दुनिया भर के बुद्धिजीवी जीवन को एक संघर्ष कह गए हैं। अपनी जिंदगी भी देखें तो लगता है कि वो गलत नहीं थे। जिंदगी में मनचाहा तो कुछ नहीं मिलता। मनचाही नौकरी, मनचाहा लाइफ पार्टनर, मनचाही आजादी तो छोड़ दीजिए, मनचाही कॉल्स तक इंसान के बस में नहीं है। स्पैम यानी अनचाही कॉल्स ने हम सबका जीवन नर्क किया हुआ है। खाते पीते उठते बैठते ऐसी कॉल्स कि इंसान कभी कभी अपना आपा ही खो दे। इसी साल की शुरुआत में एक सर्वे आया जिसमें एक भारतीय की जिंदगी में अनचाही कॉल्स का दुख प्रकट रूप में छलक पड़ा। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि भारत में मोबाइल फोन यूजर्स को हर दिन कई अनचाही टेलीमार्केटिंग कॉल्स आती हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 92% लोगों को तो ये कॉल्स डू नॉट डिस्टर्ब फीचर ऑन करने के बावजूद आ रही हैं। अनचाही कॉल्स की समस्या पर हमने जी बिजनेस पर कई बार शोज किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब आज से 3 दिन पहले यह खबर आई कि जरूरी कामों के बीच आने वाले इन कॉल्स की परेशानी खत्म होने वाली है। खबर के मुताबिक सरकार के एक फैसले के बाद यह तय हो गया कि अब 1 मई 2023 से यूजर्स के फोन पर किसी भी तरह की स्पैम फोन कॉल्स नहीं आएंगी। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को आदेश देते हुए कहा कि वो 1 मई तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाएं, जिससे लोगों की परेशानी कम हो और उन्हें परेशान करने वाली अनचाही कॉल्स को नेटवर्क पर ही ब्लॉक कर दिया जाए। अब ट्राई के मुताबिक फोन पर घंटी बजने से पहले ही कॉल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा पॉसिबल है और कंपनियां इसे करें। थोड़ी सख्ती दिखाई। ट्राई ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर नेटवर्क पर ही कॉल्स को ब्लॉक कर देंगे। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आम लोगों के फोन नंबर पर ऐसे कॉल्स पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस खबर के बाद ऐसा लगा कि अब तो इस विकट संकट से आम आदमी का पार पाना तय है। लेकिन आज ही मीडिया में एक खबर आई कि टेलीकॉम कंपनियों के बड़े अधिकारी ये मान रहे हैं कि एक आम आदमी को अनचाही कॉल से मुक्ति दिलाना शायद मुमकिन न हो। इनके मुताबिक अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की जो संख्या है वो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स से करीब 2 गुना ज्यादा है। अब रजिस्टर्ड का अगर आप आंकड़ा देखें तो मोटा मोटा ये 2.5 लाख के आसपास है, यानी कि 2.5 लाख का 2 गुना 5 लाख अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं। उन तक कैसे पहुंचा जाए? टेलीकॉम कंपनियां ये भी कह रही हैं कि अगर वो कॉल्स को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे तो फिर कस्टमर प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरह की दलीलों के बाद टेलीकॉम कंपनीज के बड़े बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये सवाल फिलहाल इतनी जल्दी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो फिर आखिर क्या किया जाए? क्या इसे टेलीकॉम कंपनीज का सरेंडर माना जाए? अनवांटेड कॉल्स, अनचाही कॉल्स, स्पैम कॉल्स, जो भी आप इसे कहें, उनके आगे? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। विमल वाखलू साहब, जो कि पूर्व सीएमडी हैं TCIL के और टेलीकम्युनिकेशन मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। वाखलू सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं टेलीकॉम कंपनीज के, ये मामले पर पर्दा डाल रहे हैं सर, या ये
सच कह रहे हैं और शायद हमें सच कड़वा लग रहा है? दीपक जी, बात ऐसी है कि अगर हम देखें विदेशों में क्या होता है, तो विदेशों में जो नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री वगैरह है, ये काफी इफेक्टिव है। और नॉर्मली लोग जो कॉलर आईडी भी है, कॉलर ब्लॉकिंग एप्स भी हैं, सो उसमें सब ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे भी ये सारा शुरू तो किया था ट्राई ने विद डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, मतलब ब्लॉकचेन से। लेकिन समस्या है इंडिया में कि यहाँ के लोग काफी इन्वेंटिव है, मतलब जिसे जुगाड़ कहते हैं। तो मार्केटिंग कंपनी ने नया तरीका निकाला कि जो कंपनी से सीधा जुड़े नहीं है उनको कॉल करने के लिए दिए। अब अगर टेलीकॉम कंपनियां उनका पीछा करती रहें तो एक तो वही जो आपने समस्या बताई वो तो है, प्राइवेसी वगैरह का चक्कर रहेगा। और इसमें मुझे दो सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। ये समस्या तो है, काफी गंभीर है, मैं खुद ये समस्या से झेल रहा हूं। आपसे साझा करूंगा कि कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक इम्पोर्टेंट डिलीवरी होनी थी मेरे घर पे डॉक्यूमेंट की। तो नॉर्मली कोई भी जो कॉलर आईडी के थ्रू कॉल मतलब पता नहीं चलता तो मैं लेता नहीं हूँ। तो कल भी ऐसा ही हुआ और बाद में पता चला कि शाम तक डिलीवरी हो नहीं पा रही थी। तो आज सुबह जब मैंने पता किया तो कहा उन्होंने आपने मेरा कॉल नहीं लिया। फिर मुझे ध्यान आया कि कई कॉल्स मैंने भी अवॉइड किए थे, तो उसके कारण जो डेस्परेटली मुझे कॉल कर रहा था 2-3 बार जी, उसका कॉल भी मैंने लिया नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन इसका मुझे एक सोल्यूशन नजर आता है। एक तो टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से जब रजिस्टर होते हैं फोन्स, जो कि हर महीने बहुत से हो रहे हैं, तो उस वक्त एक अंडरटेकिंग ली जा सकती है लोगों से कि भाई हम इसका प्रयोग जो है ऐसे कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करेंगे, जो कि आम आदमियों का फोन है। और अगर पाए गए तो हमारा नंबर जो है ब्लॉक किया जा सकता है और आगे हमको कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो इससे एक एक सोल्यूशन कंपनी की तरफ से हो सकता है। और जो दूसरा है सरकार की तरफ से भी, मुझे लगता है एक लेजिस्लेशन हो जिससे कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो फिर जाके लोग बट कार्रवाई का सर हमने देखा, आपसे हमारी कई बार इस मसले पर चर्चा भी हुई। ट्राई ने बहुत बार कोर्ट्स के हस्तक्षेप के बाद हजारों रुपए के दंड का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। जैसा आपने बताया कि डीएलटी प्लेटफॉर्म भी बनाया था, हालांकि उस पर पता चल रहा है कि उसमें 2.5 लाख ही हैं, उससे दुगने तो बाहर हैं। 5 लाख। हाँ जी, तो कुछ कुछ तो अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, थोड़ा सा कई बार सख्ती दिखाने भी की कोशिश भी करती है ट्राई, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सर। ऐसा लगता है कि क्या करें, मतलब सब कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या है ये इशू। ये मुझे लग रहा है कि एक अंडरटेकिंग ली जाए सब कस्टमर से, जैसे केवाईसी होता है कि भाई हम इसका प्रयोग कमर्शियल काम के लिए नहीं करेंगे, जो कि कमर्शियल नंबर्स नहीं है। तो अगर पाए गए और अगर कोई कंप्लेंट करे कि भाई मुझे ये नंबर मिला, इसमें अननेसेसरी कॉल्स आ रही हैं, तो उस पे एक्शन लिया जा सकता है। यही एक रास्ता मुझे नजर आ रहा है अभी। ओके, अच्छा, ओके, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब एक ग्राहक सिम कार्ड लेने जाए तो वो अपने साथ एक अंडरटेकिंग दे कंपनी को कि मैं इसका कमर्शियल उपयोग नहीं करूंगा। एक वो है, और अभी भी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, हाँ, जैसे कि केवाईसी होता है, तो हर एक से अंडरटेकिंग ली जा सकती है जो कमर्शियल कस्टमर नहीं है कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। और यदि कोई पाया गया, वो उसके एक्शन ये भी होगा कि जिसके बिहाफ पे उसने कॉल किया है उस पे भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो ड्रामा कर रहे हैं ये सारे लोग मिलके, इस पे कोई लगाम लग सकती है। बट सर हमने देखा, आपसे हमारी कई बार चर्चा भी हुई, हमने ये समझ में आया हम लोगों को कि कई बार ये जो फोन नंबर्स हैं ये लेजिटिमेट नंबर्स नहीं होते। आई मीन कुछ ये प्रॉपर रजिस्टर्ड लोगों के नंबर नहीं होते हैं।
ये कई बार जालसाजी से इधर उधर से जुगाड़ करके और उस तरह के नंबर्स का ये इस्तेमाल करते हैं जिसका डेटा सरकार के पास भी नहीं होता है। नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन नंबर्स तो इन टेलीकॉम कंपनीज के ही होंगे, तो दे आर लाइबल फॉर इट। ऐसा वो अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सिम्स तो इशू किए होंगे किसी को भी जी। तो उनके पास रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उनके पास केवाईसी है, उनके पास आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट लिया गया हो। जी अच्छा, एक जो ये बता रहे हैं टेलीकॉम कंपनी जी। अच्छा, एक सर जो मैं मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई थी, जो टेलको एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका ये कहना है कि एक पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इनके डॉट एक यूनिफॉर्म कॉलर आईडी वेरिफिकेशन ऐप लॉन्च करे, जैसे अपना ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर की तरह ही एक सरकारी कॉलर आईडी ऐप आए, तो क्या उससे बात बनेगी सर? नहीं, समस्या यह है कि ये लोग काफी इंडिजिनस हैं, मतलब काफी इनको मतलब देसी तरीके भी आते हैं। तो कॉलर आईडी पे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब भी आप किसी की कॉल मिलती है उसको सेव करते हैं, और ज्यादा लोग जिस नाम से सेव करते हैं, अगली बार तीसरे आदमी को वही नंबर वही नाम उस पे मिलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जब किसी को अलग नाम से वो उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, वो समझ नहीं पाएगा कि उसका जेन्युइन कॉल है ये या मार्केटिंग कॉल है। ये एक प्रॉब्लम है, और आजकल यही हो रहा है। कुछ नाम से, किसी के पर्सनल नाम से आप देखेंगे कि वो आईडी सेव्ड है, जबकि वो एक्चुअली मार्केटिंग कॉल है। तो ये एक समस्या है। किसी लेडी के नाम से या मतलब वो होता है कुछ ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो ये कह रहे हैं सर कि जो पेस्की कॉल्स के रूट में जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा जो यूटीएम्स का नंबर है, अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स का नंबर है, ये कैसे सर डीएलटी प्लेटफॉर्म से बाहर रह जाते हैं? कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, वही पकड़ में तभी आएंगे, क्योंकि अगर पकड़ में टेलीकॉम ऑपरेटर एक कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यही है कि जैसा कि वो बता भी रहे हैं कि भाई फिर हम प्राइवेसी नहीं रहेगी कॉल्स में। अगर वो कॉल्स रैंडम भी मॉनिटर करने लगे लोगों की कॉन्वर्सेशंस, तो वो एक बड़ी समस्या होगी। और हम भी नहीं चाहेंगे कि टेलीकॉम ऑपरेटर हमारी कॉल्स को मॉनिटर करें। नॉर्मली दिस नॉट डन। इनफैक्ट किसी भी की कॉल मॉनिटर नहीं की जा सकती है, एक्सेप्ट फॉर सम स्पेशल अथॉरिटीज इन इंडिया हु कैन परमिट दैट। सो ये एक चीज है कि प्राइवेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सीधा हो नहीं सकता था। इसलिए सजेस्ट किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए, मगर मुझे लगता है उस लेवल तक पहुंचने में शायद कुछ साल भी लग सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कि वो इस लेवल तक पहुंचे कि ये कॉल किस पर्पस के लिए हो रही है, कुछ शब्दों के आधार पे। सर, तो एक जो आपने बताया कि अंडरटेकिंग दे कस्टमर्स ही, इसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा यही होगा सर, जैसा कि अभी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं ट्राई के साथ, सरकार के साथ मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड पर आना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में ये इशू आपको कितना लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है? एक प्रॉपर मैकेनिज्म, चाहे आप बिहेवियरल इंटेलिजेंस एनालिसिस की बात की जा रही है, चाहे एक इंटेलिजेंस सिस्टम बात बनाने की बात की जा रही है, कब तक ये मुकम्मल हो पाएगा? कितना समय और लगेगा सर? अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और अभी जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि कम से कम 1 साल से पहले इसे छुटकारा मिल पाएगा। एब्सोल्युटली। चलिए सर, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमने विश्लेषण किया कि जो टेलीकॉम कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं और वाकई में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उस पे अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इसका हमने चेक किया। थैंक यू सो मच विमल सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इस मुद्दे पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।
चलिए, 1 अप्रैल से ट्विटर पर उन्हीं का ब्लू टिक दिखाई देगा जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। ब्लू बैज लेने वालों को ट्विटर कुछ खास सुविधाएं देता है। ट्विटर की तर्ज पर हालांकि अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ब्लू टिक के बदले पैसे चुकाने का मैकेनिज्म आने वाला है। ऐसे में ट्विटर और मेटा का पेड ब्लू टिक का फॉर्मूला भारत में कितना सफल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर ब्लू वेरीफाइड बैज अभी तक किसी यूजर्स के लिए साख की बात होती थी, लेकिन अब कोई भी पैसे देकर ब्लू टिक खरीद सकता है। फिलहाल अगर आप ट्विटर पर पहले से ब्लू टिक यूजर हैं और आपको आगे भी इसे बनाए रखना है तो 1 अप्रैल से आपको पैसे चुका देने होंगे, वरना ट्विटर आपका ब्लू वेरीफाइड बैज हटा देगा। ट्विटर ने इसके लिए हर देश में अलग अलग कीमत रखी है। भारत में ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए एंड्रॉइड और iOS यूजर्स को हर महीने 900 रुपए चुकाने होंगे। वहीं वेब यूजर्स के लिए ये कीमत हर महीने 650 रुपए रखी गई है। वहीं इसके लिए सालाना प्लान भी है। इसमें आपको एक मुश्त रकम चुकाने पर करीब 12% की छूट मिलेगी। ट्विटर के वेरीफाइड बैज पर पैसे लेने के फॉर्मूले को मेटा ने भी लागू कर दिया है। अब अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू वेरीफाइड बैज चाहिए तो इसके लिए आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी ब्लू टिक पाने के लिए अब पब्लिक फिगर होना जरूरी नहीं है, बल्कि इस तमगे को पैसे से खरीदा जा सकता है। भारत में मेटा वेरीफाइड बैज की कीमत मोबाइल के लिए हर महीने 1450 रुपए रखी गई है। वेब यूजर्स के लिए इसकी कीमत 1100 रुपए के करीब है। फिलहाल इस कीमत को चुकाने पर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू बैज पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि मेटा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत भी कर दी है। ब्लू वेरीफाइड बैज लेने वालों को ट्विटर कुछ खास सहूलियतें भी दे रहा है। इसके यूजर्स को ट्वीट करने और रिप्लाई करने के लिए 4000 कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। एडिट ट्वीट की सुविधा के तहत किसी ट्वीट को आधे घंटे में 5 बार एडिट किया जा सकेगा। ब्लू बैज यूजर्स फुल HD क्वालिटी के वीडियो शेयर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इन्हें ट्विटर पर दिखने वाले विज्ञापन भी आधे ही दिखाई देंगे। वहीं इनके ट्वीट को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी पैसे देकर ये फीचर्स खरीदे जा सकते हैं। मेटा के वेरीफाइड ब्लू बैज की खासियत की बात करें तो इसमें प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन और डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट के अलावा ब्लू बैज यूजर्स की अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच होगी। मेटा वेरीफाइड यूजर्स के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या ट्विटर और मेटा वेरीफाइड ब्लू टिक को पेड करने से ब्लू बैज की साख कम होगी, क्योंकि अब कोई भी पैसा देकर इसे हासिल कर सकता है। वहीं जो लोग पब्लिक फिगर हैं, उनमें ब्लू बैज को लेकर गंभीरता कम होगी। इसे भी लेकर आशंका बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ जहां आम सब्सक्राइबर्स के बीच में पेड बैज या वेरिफिकेशन बैज लेने की टेंशन होगी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू ऐप ने अपनी मार्केटिंग एग्रेसिव कर दी है। कू ऐप ने मशहूर हस्तियों को जिंदगी भर के लिए फ्री में वेरिफिकेशन सुविधा देने का ऐलान किया है। तमाम क्षेत्रों, उनसे जुड़ी हुई विधाओं में जिन लोगों ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उनको पहचान देते हुए कू ऐप ने ऐसे प्रोफाइल को येलो टिक दिया है। जो ट्विटर पे जो ब्लू टिक होता है वो कू पे येलो टिक होता है। हालांकि ऐसे प्रोफाइल को कू की वेबसाइट पर दी गई शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। कू का मैनेजमेंट जानता है कि नामी हस्तियों की टिप्पणियों पर ज्यादा लोग रिएक्ट भी करते हैं और इससे ही ट्रैफिक भी बढ़ता है और स्वाभाविक रूप से इससे उनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें जो उनकी अवधारणा है वो पूरी होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस पाने वाले लोग कू से जुड़ेंगे। ये उनका एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहता है। फ्री में लाइफ टाइम वेरिफिकेशन दुनिया भर के सभी मशहूर हस्तियों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होगा। ये उन्हें फॉलोअर्स के बीच में भरोसा बनाने में भी मदद करेगा, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन इससे बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। ट्विटर और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए ब्लू टिक को बेच रही हैं। ऐसे में कू फ्री में लाइफ टाइम वेरिफिकेशन दे रहा है और जो चिंताएं व्यक्त की जाती हैं इस तरह की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए कि आखिर में कमाई कहां से होगी, तो अगर फ्री में दे दिया गया इस अवधारणा के तहत तो फिर रेवेन्यू मॉडल का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा कंपनी का, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। उनका जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कू के लीगल और पॉलिसी हेड रजनीश जसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो सर, ये जो आप नया स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं और जब बड़ा क्रांतिकारी लग रहा है कि एक तरफ दुनिया कह रही है कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, आप कह रहे हैं साहब पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और उसमें भी कुछ छिपा नहीं है, आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हम आपको देंगे। तो ये क्या है, ये आपकी ये स्ट्रैटेजी क्या है और इस सोच के पीछे का कारण बताएं पहले। नमस्कार।
जी नमस्कार। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि टिक क्यों आए थे, ये वेरिफिकेशन टिक क्यों आए थे। ये वेरिफिकेशन टिक इसलिए आए थे कि कोई ऐसी हस्ती जिसने कुछ किया हो उसको बाकी लोगों से अलग किया जा सके। जैसे आप ही हैं, आप काफी नामी गिरामी हैं, कई लोग आपके नाम से बहुत सारे अकाउंट खोल सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट छोड़ा जा सकता है, एंड दैट लीड्स टू इम्पर्सोनेशन। ये जो टिक आए थे, जो ब्लू टिक, ये वेरिफिकेशन टिक, ये आपको अलग करने के लिए आए थे ताकि आम जनता को पता चले कि ऐसी हस्ती जिसने कुछ नामी गिरामी काम किया है, जिसने समाज में कुछ नया कंट्रीब्यूशन दिया है, वो ये आदमी है, ना कि कोई 1000-2000 ऐसे अकाउंट जो कि उटपटांग का कंटेंट भेज रहे हैं। जब आप उसको चार्ज करने लगेंगे तो कोई भी जाके वो ब्लू टिक या येलो टिक या कुछ भी ले सकता है या पिंक टिक ले सकता है। सो द पर्पस ऑफ द टिक इज डिफीटेड जब आप उसको चार्ज करने लगेंगे। और कू के लिए येलो टिक देना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सम्मान दे रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने समाज को कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये लाइफ टाइम फ्री है। हम लोग मानते हैं कि जितने अच्छे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आम जनता उनसे जुड़ना चाहेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो रिलीजन में हो। सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जुड़ेंगे, और उससे प्लेटफॉर्म बढ़ेगा भी, इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगे और अल्टीमेटली रेवेन्यू भी आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा अमाउंट आप चार्ज कर लेंगे, $8, $11, ₹1000, ₹2000 येलो टिक बेचने के लिए, उससे लोगों का ट्रस्ट प्लेटफॉर्म से चला जाएगा। आज की डेट में रजनी जी, एक मेरा सवाल इसमें ये रहेगा कि सेम यही बात, इसी तरह की बात ट्विटर ने भी शुरुआत में कही थी कि हम वेरिफिकेशन मॉडल लेकर आ रहे हैं, ये कोई एंडोर्समेंट नहीं होगा, ये सिर्फ वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह की बात ट्विटर ने भी कही थी, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी कही। लेकिन बाद में जो इनके ऊपर बड़ी आलोचना की गई कि ये लोग बड़े बायस तरीके से समाज में लोगों की उपलब्धियों का चयन करते हैं, और वो लोग प्रतिष्ठित हैं या नहीं, ये चुनने का अधिकार तो हमेशा आपके पास ही रहेगा। तो ऐसे में वो पारदर्शी हो, वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिनको आप कह रहे हैं कि इन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उस पर सभी लोगों की सहमति हो, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और में हम लोगों ने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। आपको ध्यान रहेगा कि पिछले कई सालों में ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही है कि किसी की उपलब्धि है या नहीं है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कू पर हमने अपने प्लेटफॉर्म में हर सोसाइटी, हर कंट्री के हिसाब से जो उपलब्धियां हैं वो पारदर्शी तरीके से लिखी हुई हैं, और अगर आप उसे सेटिस्फाई करते हैं तो आपको येलो टिक दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है, और वो पुरस्कार हमारी कू की वेबसाइट पे लिखा है, हम आपको येलो टिक देंगे, और ये बहुत ही पारदर्शी प्रोसेस है। अगर आप कंपेयर करें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि प्रोसेस क्या है, वो नोटेबल है या नहीं है, एक बहुत ही लंबी बात है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोसेस, ब्रोकन डाउन बाय प्रोफेशंस, चाहे आप लॉयर हैं, रिलीजियस लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, चाहे आप न्यूज पर्संस हैं, हर एक की उपलब्धि के हिसाब से आपको येलो टिक दिया जाएगा, और जो वेरीफाइबल है। बहुत संक्षेप में, रेवेन्यू मॉडल को लेकर जो आपके प्रशंसक, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी कंपनी पर नजर रखते हैं, उनकी चिंताएं जो रेवेन्यू को लेकर हैं, उन्हें कैसे दूर करेंगे, संक्षेप में सर? आई थिंक हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए भी है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम सिर्फ 2, 2.5, 3 साल पुराना प्लेटफॉर्म है हमारा, और हमने इतने छोटे से टाइम में मोर देन 60 मिलियन यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, हम लोग दुनिया के दूसरे नंबर के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो रेवेन्यू भी आएगी, और रेवेन्यू तब आएगी जब ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा। और वो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? वो ट्रस्ट टिक बेचने से नहीं आएगा। वो ट्रस्ट आएगा जब आपका प्लेटफॉर्म सेफ है। वो ट्रस्ट आएगा जब आपके प्लेटफॉर्म पे नामी लोग आएंगे और अच्छी बातें कहेंगे जो बाकी लोगों को पहुंचाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2024 से सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर सभी स्टेक होल्डर से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई। देश में जल्द ही लोगों को खटारा गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने सभी वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पर सभी स्टेक होल्डर से 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मंगाई गई हैं।
दरअसल सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने प्रस्तावित किया था कि भारी मालवाहक और यात्री गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। साथ ही अन्य सभी मोटर वाहनों के लिए 1 जून 2024 की तारीख तय की गई थी। परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। नई तारीख 1 अक्टूबर 2024 हुई, जिस पर फैसला सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव और आपत्तियों पर विचार के साथ होगा। यानी कुल मिलाकर कहें, आपको अपने वाहनों के फिटनेस की जांच करानी होगी, साथ ही वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट को अपने पास रखना होगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर कोई वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी में एक बार फिर से बड़ी छटनी होने वाली है। इस बार अनअकैडमी से 12% कर्मचारियों को निकाला जाएगा। इसका ऐलान कंपनी ने कर दिया है। एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी ने फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। कंपनी जल्दी अपनी मौजूदा टीम में से 12% कर्मचारियों की छटनी करेगी। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा है कि प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने और लागत को कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। कंपनी अपनी टीम में से 12% हिस्से को घटाएगी ताकि कंपनी अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और लागत को कम कर सके। अनअकैडमी ने पिछले साल अगस्त में भी अपने कर्मचारियों की छटनी की थी। उस दौरान कंपनी ने कुल कर्मचारियों में से 10% कर्मचारी यानी 350 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि उस समय कंपनी ने वादा किया था कि वो अब कर्मचारियों को नहीं निकालेगी। उस दौरान कर्मचारियों को 2 महीने की एडवांस सैलरी दी गई थी और एचआर की तरफ से नोटिस दिया गया था। बता दें कि जून महीने में कंपनी ने परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के बाद 150 कर्मचारियों की छटनी की थी। इसके अलावा अप्रैल महीने में भी कंपनी ने 600 कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि जिन लोगों को अभी निकाला जाएगा उन्हें कंपनी की तरफ से 2 महीने की एडवांस सैलरी, 1 साल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज, प्लेसमेंट और करियर सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने 3 साल बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान किया है। अब ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के एक्सपोर्ट की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार का डॉलर के मुकाबले रुपए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर ज्यादा फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाना है। इस दिशा में सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। वहीं सरकार की ओर से कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट की सीमा बढ़ाई गई है। सरकार ने कुरियर एक्सपोर्ट सीमा बढ़ाकर 10 लाख प्रति कंसाइनमेंट कर दी है। यही नहीं, एक्सपोर्ट मामलों को निपटाने के लिए एमनेस्टी स्कीम भी लाई जाएगी। जरूरत पड़ने पर आगे पॉलिसी में बदलाव भी किया जाएगा। कल यानी 1 अप्रैल से और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये बताने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशीष। देखिए, ढेर सारे बदलाव होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑप्शन मार्केट पर खास नजर रखनी है, क्योंकि एसटीटी में जो दर है इसमें 25% ऑप्शन की सेलिंग पर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर फोकस रखना है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं इसमें 4% की कमी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स को शिकायत रहती है कि लगातार कि इनके ब्रोकर्स के जो सिस्टम है डाउन रहते हैं, जब जरूरत होती है तब सौदे जा नहीं पाते। तो इसको लेकर भी सेबी की तरफ से जो कदम है लिया गया है, इसको भी अब ये लागू हो जाएगा कि यहाँ पर अगर ग्लिच आती है तो 1 घंटे के अंदर ब्रोकर को एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी होगी और अगले 14 दिन में जो रूट कॉज है इसका भी पूरा एनालिसिस सेबी को सौंपना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री में कुछ हलचल होगी। सबसे पहले आप देखिए BS6 के जो नॉर्म है ये इसके दूसरे चरण जो है वो लागू होते नजर आएंगे और 1 अप्रैल से 2023 से भारत एनकैप रेटिंग जो है वो लागू होगी। इससे पहले अगर आप देखें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो रेटिंग है इसे हम लागू करते थे, लेकिन अब खुद हमारा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया होगा वो हमारे पास होगा। और साथ में अगर आप देखें तो 15 साल पुरानी जो सरकारी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो गाड़ियां हैं इनकी स्क्रैपेज होगी। तो ऑटो स्टॉक के साथ MSTC ये स्टॉक भी आप अपने रडार पर रखेंगे। गैस की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। टैक्स में ढेर सारे बदलाव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रीइन्वेस्टमेंट पर जो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 10 करोड़ की छूट है वो आपको मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें जो टैक्स के बदलाव हो रहे हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग में जो जीता हुआ अमाउंट होगा जो आप जीतते हैं इसके ऊपर मैंडेटरी 30% का TDS आपको देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। पूरे देश भर में गोल्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी सिर्फ हॉलमार्किंग वाला सोना ही आपके पास बिकेगा। और अंत में देखिए 1 अप्रैल से डिजिटल वॉलेट में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो भी लागू हो जाएगी और जो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं 2000 के ऊपर से यहाँ पर मर्चेंट को 1.1% का चार्ज भी देना होगा।
भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा भागा। वहीं निफ्टी करीब 250 अंकों के उछाल के साथ 17,360 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 698 अंक चढ़कर 40,609 के लेवल पर बंद हुआ। एनर्जी, आईटी और बैंक समेत सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में आज जमकर खरीदारी देखने को मिली। पूरा एक्शन मार्केट का आज का बताने के लिए बने हुए हैं आशीष। देखिए FY23 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और अप्रैल सीरीज की शुरुआत दोनों अगर आप देखें तो धमाकेदार हुई। निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी यहां पर लगाई, काफ़ी बढ़िया तेजी, 1.5% से ज़्यादा का मूव देखने को मिला। और सिमिलर मूव आपको निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिले, जहां पर जिनके दौरान करीब 700 अंकों की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन अगर आप पूरा FY23 समअप करके देखें तो काफ़ी अच्छा रहा कुछ सेक्टर्स के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो FMCG और ऑटो जहाँ पर काफ़ी बड़े मूव्स देखने को मिले, लेकिन निराशा रही रियल्टी, मेटल, ये कुछ ऐसे पैक्स है जहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। अब बात करें निफ्टी के गेनर्स की तो 3.5% के गेन्स आपको नेस्ले में देखने को मिले, इन्फोसिस है, ICICI बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिला और इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी आपको नजर आई। गिरने वालों की बात की जाए तो हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं रही। अपोलो हॉस्पिटल को देखिए 1% की मामूली गिरावट, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस मामूली गिरावट के साथ ये दो स्टॉक जो है बंद हुए। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर खास एक्शन देखने को मिला। BEL 6.5% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। गार्डन रीच है, भारत डायनामिक्स है, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी खास नजर रखिए, अच्छा ब्रेकआउट दिया 11% की तेजी के साथ। अपार इंडस्ट्रीज में 10% की तेजी देखने को मिली। BLS इंटरनेशनल 9% के मूव, मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी देखें तो करीब 9% की खरीदारी रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरावट रही कल्याण ज्वेलर्स में, साथ में अगर आप देखें तो टोरेंट पावर 4% की गिरावट, ऑयल इंडिया और NHPC में भी करीब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। कमोडिटी कीमतों में गिरावट का फायदा अब ग्राहकों को मिलना शुरू हो गया है। दिग्गज FMCG कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। कहां कितनी कटौती हुई है, जानते हैं वरुण से। देखिए, ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर ये है कि आपके खर्चे कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक सस्ती होएगी, क्योंकि FMCG दिग्गज HUL ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है उनको घटा दिया है, साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट्स के ग्रामेज जो है उनको बढ़ा दिया है। दरअसल प्रोडक्ट के दामों में खासकर डिटर्जेंट और डिश वॉश जो है उनके दामों में यहाँ पे कमी की गई है। करीब 10 से 25% के आसपास की कटौती की गई है और कुल ग्रामेज जो है उसमें करीब 17 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। आपको मैं अगर विस्तार से बताऊं तो 10 रुपये का जो रिन बार था, जिसका वेट पहले 120 ग्राम था, उसको बढ़ा के 140 ग्राम कर दिया गया है। सर्फ एक्सेल मैटिक, इसकी कीमतें जो है 220 रुपये से घटा के 199 रुपये कर दी गई है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश जो 1 लीटर का लिक्विड होता है उसकी कीमत 205 रुपये से घटा के 190 रुपये कर दी गई है। विम लिक्विड जो है उसकी कीमत भी 20 रुपये से घटा के 15 रुपये कर दी गई है और 30 रुपये का जो विम बार था उसका ग्रामेज 300 ग्राम से बढ़ा के 375 ग्राम के आसपास कर दिया है। जाहिर सी बात है कि आपने देखा है कि लगातार जो कच्चे माल है यानी कि रॉ मटेरियल, खासकर पाम ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स जो है उनके दाम लगातार घटते जा रहे हैं। इसके लिए पिछले कुछ समय में भी हमने देखा था, पिछले अक्टूबर में, कि काफ़ी सारी FMCG कंपनियों ने अपने दाम घटाए थे प्रोडक्ट्स के, और एक बार फिर जो है वो HUL ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम जो है वो घटा दिए हैं। हालांकि ये हर बार देखा जाता है कि जब जब रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती या घटती है तो उस हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट के दाम जो है उसमें एडजस्टमेंट करती है। लेकिन इस बार बात ये काफ़ी बेहतर है कि प्राइस में तो कंपनी ने कटौती की है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामेज है उसमें भी कंपनी ने यहाँ पे बढ़ोतरी कर दिया है। यानी कि आपको अब जो HUL के प्रोडक्ट्स है, खासकर डिटर्जेंट और डिश वॉश, ये सस्ते तो मिलेंगे, साथ ही साथ जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो भी बढ़ने वाली है। इसके लिए दोहरा फायदा जो है यहाँ कस्टमर को होने वाला है। और आइए अब देखते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। हर हफ्ते की तरह आज हम फिर हाजिर हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स के साथ। Redmi Note 12 सीरीज के लॉन्च से लेकर एप्पल की पे लेटर सर्विस तक, जानिए इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। एप्पल फैंस के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अपने मच अवेटेड इवेंट WWDC 2023 की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये इवेंट 5 जून से लेकर 9 जून तक चलेगा। इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में लेटेस्ट iOS, macOS, iPadOS, watchOS और tvOS वर्जन अनवील हो सकते हैं।
मेटा यूजर्स के लिए बुरी खबर है। मेटा ने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए वेरिफिकेशन पेड कर दिया है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को ब्लू टिक के लिए पैसे देने होंगे। इंडिया में मेटा वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल यूजर्स को मंथली 1450 रुपए देने होंगे, वहीं वेब यूजर्स को 1099 रुपए देने होंगे। Redmi ने लॉन्च की Note 12 सीरीज में 2 नए स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। Redmi Note 12 4G और Redmi 12C, ये दोनों स्मार्टफोन्स 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आते हैं। Redmi 12C Helio G85 SoC प्रोसेसर से लेस है, वहीं Redmi Note 12 में मिलेगा Snapdragon 685 SoC प्रोसेसर। एप्पल के गैजेट्स खरीदना अब और भी आसान होगा। एप्पल ने लॉन्च की एप्पल पे लेटर सर्विस। इस स्कीम की मदद से यूजर्स बिना पूरा पेमेंट दिए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बाद में इसका पूरा पेमेंट करना होगा। पेमेंट के लिए 6 हफ्तों का वक्त मिलेगा और 4 किश्तों में पूरा भुगतान करना होगा। इस पर ना तो कोई ब्याज देना होगा और ना ही कोई फीस लगेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया AI टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी कोपायलट। ये चैटबॉट ओपन AI के GPT-4 के साथ मिलकर काम करता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट पावरपॉइंट स्लाइड भी बना सकता है। कंपनी का मानना है इस चैटबॉट के आने से साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। Asus ने लॉन्च किए ROG सीरीज के नए गेमिंग लैपटॉप्स। इनमें Strix Scar 16, Scar 18 और Zephyrus M16 में 13 जनरेशन का Intel Core प्रोसेसर दिया गया है। वहीं Scar 17 और Zephyrus Duo 16 में Ryzen 9 7945HX चिपसेट दिया गया है। ROG सीरीज का स्टार्टिंग प्राइस 2,69,990 रुपए है। वहीं Zephyrus M16 और Duo 16 का प्राइस 2,99,990 रुपए है। मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में मोटो G13 लॉन्च कर दिया है। इसमें 4GB रैम 128GB स्टोरेज दी गई है। मोटो G13 6.5 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 5000 mAh बैटरी मिलती है। इसकी कीमत है 9,999 रुपए। इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया Hot 30i स्मार्टफोन। ये MediaTek Helio G37 प्रोसेसर से लेस है। 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। इसके 8GB रैम और 128GB वेरिएंट की कीमत है 8,999 रुपए। सैमसंग लाया ATM कार्ड जितना छोटा पोर्टेबल SSD। इसका नाम T7 शील्ड है। इंडिया में इसे 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट और 4 टेराबाइट के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें यूजर्स को हाई क्वालिटी पिक्चर्स, 4K और 8K जैसी वीडियोस को स्टोर करने के लिए 4 टेराबाइट तक की स्टोरेज मिलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 30,000 रुपए है। व्हाट्सएप डिसअपियरिंग मैसेज में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। डिसअपियरिंग मैसेज में 15 नई टाइमिंग्स को जोड़ा जाएगा। फिलहाल प्लेटफॉर्म पर गायब होने वाले मैसेज के लिए 3 ड्यूरेशन 24 घंटे, 7 दिन, 90 दिन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जल्द ही नई ड्यूरेशन में 15 ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें 1 घंटे से लेकर 1 साल तक की ड्यूरेशन हो सकती है। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए मार्च महीने में 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इससे पहले 17 मार्च को 70,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया है। इसके तहत सेना के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। सबसे ज्यादा 19,600 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा नौसेना के लिए नेक्स्ट जेन के 11 गश्ती पोतों और नेक्स्ट जेन के 6 मिसाइल युक्त पोतों की खरीद के लिए किया गया है। वहीं थल सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 6,000 करोड़ रुपए के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट की खरीद का सौदा किया है। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 13 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए 1700 करोड़ रुपए की डील की है। 11 गश्ती पोतों के निर्माण का ठेका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स कोलकाता को दिया गया है। ये सौदा 9,781 करोड़ रुपए में हुआ है। 7 का निर्माण GSL जबकि 4 का GRC को करना है और ये पूरी तरह स्वदेशी पोत होंगे। इनकी आपूर्ति साल 2026 के सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी। और अब बात करते हैं इंदौर में हुए हादसे की, जिसने देश भर को रुला दिया है। इंदौर के मंदिर में रामनवमी के दिन कुएं में गिरने से 36 लोगों की जान चली गई। जिस कुएं में हादसा हुआ उस पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का स्लैब पड़ा हुआ था। यही है इंदौर का वो कुआं जिसने 36 जिंदगियों को निगल लिया।
जिसमें दर्जनों परिवारों की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए समा गई। इंदौर में हर किसी की आंखें नम थी। सड़कों पर सिर्फ रोने की आवाज और राम नाम सत्य की आवाज ही आ रही थी। इंदौर के एक मोहल्ले से एक साथ 11 लोगों की अंतिम यात्रा निकली, जिसे देखने के बाद हर कोई आंसू बहा रहा था। इंदौर के अंतिम संस्कार स्थल पर शव जलाने की जगह कम पड़ गई। इंदौर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के इसी कुएं पर ढका स्लैब गिरा था। इंदौर के पटेल नगर में इस जगह पर एक गार्डन, एक कुआं, एक बेलपत्र का पेड़ और छोटा सा शिव मंदिर हुआ करता था। लेकिन 30 साल पहले कुछ लोगों ने गार्डन घेरकर मंदिर परिसर बना लिया। कुएं पर गर्डर और सरिये दिख रहे हैं। इन्हीं पर स्लैब डालकर ढका था, जो लोगों के दबाव के कारण अचानक से धंस गया। पटेल नगर के लोगों को बगीचे और कुएं पर कब्जे का पता था। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को अवैध कब्जे की कई बार शिकायत भी की थी। अगर नगर निगम की टीम साल 2022 में ही बेलेश्वर महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटा देती तो शायद इंदौर में 36 लोगों की जान बच जाती। नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसमें भी भ्रष्टाचार का खेल है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इंदौर हादसे को लेकर ट्विटर पर बीजेपी और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, सार्वजनिक प्राचीन मंदिर पर प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा था। स्लैब डालने की शिकायत नगर निगम को कई बार की गई, पर राजनीतिक प्रभाव के कारण सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि बेलेश्वर महादेव मंदिर में अतिक्रमण हटाने से रोकने में बीजेपी नेताओं का हाथ था। जी मीडिया की पड़ताल में इंदौर में कुछ और कुओं पर अतिक्रमण की तस्वीरें सामने आई। कुएं को घेरकर उसके किनारे मंदिर खड़े कर दिए गए हैं। जग्गा की बावड़ी और सूरज कुंड चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी कुआं कभी भी हादसे की वजह बन सकता है। इस हादसे में अब इंदौर पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हादसे में घायलों से मिलने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के अस्पताल पहुंचे। इंदौर हादसे से सबक लेते हुए उन्होंने पूरे राज्य में खुले बोरवेल की जांच करवाने का आदेश दे दिया है। इंदौर में हादसे की जांच का आदेश भले दे दिया गया है, लेकिन क्या उन सरकारी अफसरों पर एक्शन होगा जिन्होंने अवैध कब्जे की अनदेखी की? उन नेताओं पर एक्शन होगा जिनके इशारे पर नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की? सवाल है कि क्या दोषियों को सजा दिलाकर शिवराज सरकार इंदौर के लोगों का दर्द कुछ कम कर पाएगी? इंदौर से पुष्पेंद्र वैद्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुश्किलों में घिर गए हैं। पॉर्न स्टार केस में ज्यूरी ने जांच के बाद आपराधिक केस चलाने को मंजूरी दे दी है। यह मामला 2016 के पहले का है। आरोप है कि ट्रंप ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को मुंह बंद करने के लिए बड़ी रकम दी थी ताकि वो ट्रंप से अफेयर की बात सार्वजनिक ना करें। एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पेमेंट करने को लेकर मुसीबतों में पड़े अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलहाल आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जल्द ही आरोपों को सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है। This is not revenge, right? What this is about accountability. I don't want to see anyone, including Donald Trump, indicted, prosecuted, convicted, incarcerated, simply because I fundamentally disagree with them. This is all about accountability. He needs to be held accountable for his dirty deeds. डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके प्रतिद्वंदी उन्हें रोकने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रहे हैं। पिछले चुनाव में ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से हार गए थे, लेकिन इस बार के हालात बदले हुए हैं। ट्रंप का ये मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने नेवाडा में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान पॉर्न स्टार को अपने होटल रूम में बुलाया था। स्टॉर्मी के मुताबिक ट्रंप और उनके बीच यौन संबंध बने थे। हालांकि ट्रंप इस बात से इनकार करते रहे हैं। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ट्रंप के अलावा मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिचर्ड को अमेरिकी सीनेट ने स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इसे अमेरिकी सरकार का काफी शक्तिशाली पद माना जाता है।
इसे स्टेट डिपार्टमेंट का CEO भी कहते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रिचर्ड के नाम पर 26 के मुकाबले 67 मतों से सहमति जाहिर की। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। उन्हें जनवरी 2015 से जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में काम करने का अनुभव रहा है। नाटो में एक और देश की एंट्री होने वाली है और तुर्की की संसद ने फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी है। तुर्की की संसद ने एक मत से यह फैसला किया। नाटो में शामिल दूसरे देश पहले ही फिनलैंड को नाटो का सदस्य देश बनाने को मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि अभी स्वीडन के नाम को तुर्की की संसद की मंजूरी नहीं मिल पाई है। बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड ने साल 2022 में नाटो का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद अधिकतर देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी, लेकिन हंगरी और तुर्की इसके लिए तैयार नहीं थे। जापान के विदेश मंत्री 1 अप्रैल से 2 जापानी विदेश मंत्री योशिहिमासा की ये पहली चीन यात्रा होगी। जापानी मंत्री चीन एक ऐसे समय में जा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच संबंध बड़े तनावपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विवाद के साथ साथ हाल ही में जापान के बिजनेसमैन को हिरासत में लिए जाने के मामले के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति नाजुक है। हयाशी चीनी विदेश मंत्री किंग गैंग से मिलेंगे। खबर है कि हयाशी चीन से जापानी व्यापारी को रिहा करने की मांग भी करेंगे। आपको बताएं कि व्यापारी पर जासूसी के आरोप में मार्च की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने देश में कई चीनी व्यापार प्रतिष्ठानों को बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि चीनी नागरिकों से जुड़े प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमलों का खतरा है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वे नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में उस देश के लोगों या हितों को कोई नुकसान पहुंचे जिससे पाकिस्तान का करीबी रिश्ता है। दरअसल हाल ही के दिनों में चीनी ठिकाने आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। उन पर हुए हमलों में कई चीनी नागरिक मारे भी जा चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।